नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहा हूं। तो मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों हम लोग औरंगजेब तक पढ़ चुके थे। औरंगजेब के समय में ही एक नया राज्य उभरा, मराठा साम्राज्य। क्या होता था, जो दक्षिण के राजा थे उसमें कुछ मराठा दक्षिण के राजाओं की तरफ, बीजापुर की तरफ, और कुछ राजा औरंगजेब यानी मुगलों की तरफ लड़ रहे थे। उसमें एक नया राजा जो उभरा, वो लोग देख रहे थे मराठा लोग कि हम लोग केवल यूज किए जा रहे हैं। कुछ मुगल साम्राज्य की तरफ से लड़ रहे थे युद्ध में, और कुछ दक्षिण के राजाओं को। और उत्तर के जो राजा चाहते थे दक्षिण आने के लिए, उनको दक्कन होके जाना पड़ता था। यानी कि बीच में जो महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, महाराष्ट्र गुजरात, तब का पूरा महाराष्ट्र था, तो उससे होके जाना है। और दक्षिण जाना जरूर है। दक्षिण जाना क्यों है? क्योंकि वहां मसाले की खेती होती है। केरल, कर्नाटक, इधर मसाले की खेती बहुत ज्यादा होती है। और जब तक केरल नहीं पहुंचेंगे तो मसाला नहीं मिलेगा। मसाला पश्चिम एशिया में, यूरोप में बेचा जाता था, और सोना उससे आता था। तो मसाला देंगे, सोना खरीदेंगे, जिससे देश की जीडीपी बनेगी। तो यह कारण से उनको दक्षिण जाना पड़ता था। और दक्षिण जाना है तो बीच में दक्कन होकर लड़ना है। उस समय में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आने लगे कौन? मराठाओं। और उसी में एक नया राजा, एक नया साम्राज्य स्थापित किए सियाजी ने। आज हम उन्हीं के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इनका संस्थापक कौन है, और कैसे कैसे इनकी क्या कूटनीति थी। अगर हम पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी जो थे एक कुशल युद्ध नीति भी थे, कूटनीतिक भी थे, और चतुर, बहुत ही अच्छे साम्राज्य के राजा थे। और ये बहुत ही अच्छे वह राजा साबित हुए अपने समय में। और मराठाओं का इन दोनों के झगड़ों में, मुगल और दक्षिण के राजाओं के झगड़ों के बीच में एक नया राज्य स्थापित कर लिया किसने? शिवाजी ने। तो आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी के बारे में, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का संस्थापना किया था। तो कौन हो गया संस्थापक? देखते हैं। संस्थापक, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। तो इनके पिताजी का नाम हम देख लेते हैं। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। शाहजी की दो विवाह हुई थी। पहली पत्नी का नाम था जीजाबाई, यह इनकी माता थी। किसके? यह माता थी जीजाबाई किसके? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। यह शाहजी की पहली पत्नी थी। शाहजी की एक शादी और हुई थी, तुकाबाई मोहिते। शाहजी की पहली पत्नी जीजाबाई थी, दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। और ये छत्रपति शिवाजी की माता का नाम है जीजाबाई। और शाहजी बाद में शाहजी जो थे ये पूना के जागीरदार थे। ठीक है, तो पूना के जागीरदार थे। इन्हीं को छोड़कर शाहजी बाद में चले जाते हैं जीजाबाई और इनके नाबालिग पुत्र यानी छत्रपति शिवाजी को यहाँ पूना में छोड़कर चले जाते हैं। फिर इन लोगों ने, जीजाबाई ने इनका संरक्षण करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, और ये बाद में मुगल मराठा साम्राज्य की संस्थापना करते हैं। आगे इनके गुरु का नाम पढ़ते हैं हम। समर्थ गुरु राम दास। नोट कर लीजिए इसे। संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले ने दो शादी की थी, जीजाबाई और तुकाबाई मोहिते से। तो जीजाबाई छत्रपति जी के माता जी का नाम था। इनके गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। और इनके दादाजी थे कोंकर देव। ये हो गया इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय, इनका कौन माता पिता कौन कैसे थे। अब इनके कार्य कैसे थे, कहां कहां इन्होंने युद्ध लड़ा, कैसे जीता, कैसे पुरंदर की संधि की, उनके बारे में हम पढ़ते हैं इसे मिटाकर। तो दोस्तों शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 सिवनेर दुर्ग में। कहा हुआ था? यह महाराष्ट्र में पड़ता है। 6 अप्रैल 1627 ईस्वी सिवनेर दुर्ग में। इनका हम देख
शिवाजी के जन्म से मृत्यु तक का समय क्या है? 1627 में पैदा हुए थे और 1600 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनका शासन समय रहा है, पूरा देख लीजिए। अब इसे मिटाते हैं और फिर इनके कार्य। जैसा कि आप लोग को बताया है कि दो राजाओं के बीच में, उत्तर के राजा यानी मुगल और दक्षिण के राजाओं से युद्ध होता रहा। इस बीच में इसका फायदा कौन उठाया? मराठा साम्राज्य ने उठाया, मराठाओं ने उठाया। मराठाओं ने युद्ध में अपनी भूमिका देखा कि हमको जो यूज किया जा रहा है, इन्होंने सोचा कि हम खुद में अंदर कॉन्फिडेंस लाए, और यह कॉन्फिडेंस लाया कौन? शिवाजी के समय से। शिवाजी ने देखा कि हमको प्रयोग किया जा रहा है, हम खुद भी लड़ते हैं और अपना खुद का एक नया साम्राज्य स्थापित करते हैं। इन्होंने अपना पहली बार अपना खुद का नया साम्राज्य स्थापित करना चाहा, तो जो साम्राज्य मराठा साम्राज्य के नाम से जाना गया। तो ये तो कट्टर हिंदू भी थे, इन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत काम किया, हिंदू धर्म का उद्धारक किया इन्होंने, और ब्राह्मणों की बड़ी ही इन्होंने सुरक्षा की है। तो इसलिए इनकी एक उपाधि रही है, उपाधि धर्म उत्पादक। यह इनकी उपाधियां थी शिवाजी की, हिंदू पातशाही और हिंदू धर्मोद्धारक। इसका रीजन था कि इन्होंने हिंदुओं की खूब सहायता की है। ये खुद भी हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे, जैसे उस तरह औरंगजेब कट्टर मुस्लिम का थे, और ये उसी समय थे, औरंगजेब के ही समय के हैं। औरंगजेब पहले राजा थे, बाद में थे, लेकिन बाद में लगभग उसी के समय के ये है, और वो कट्टर मुस्लिम थे। और शिवाजी जो थे यह कट्टर हिंदू थे। इन्होंने ब्राह्मणों की बड़ी संरक्षा की है। ये खुद को अपने आप उपाधि ली थी इन्होंने, हिंदू धर्मो उद्धारक, यह इनकी उपाधि थी। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे तो चिंता हो रही थी, किसकी? औरंगजेब की बढ़ रही थी। उसके पहले ही बीजापुर के जो सरदार थे, उनसे रहा रह गया कि ये एक नया राजा कौन बन रहा है, नया संरक्षा कौन नया साम्राज्य स्थापित करने वाला रहा है। तब तक ये राज्य बना नहीं पाते, बस अपनी खुद के सैनिक तैयार कर रहे थे। छोटे मोटे लूटपाट करना शुरू कर दिए थे, हिंदुओं से हिंदुओं की रक्षा करते थे। ये शुरुआत ही की थे, लेकिन बीजापुर के शासक को अच्छा नहीं लगा। बीजापुर के शासक ने अफजल खां को भेजा इनको मारने के लिए। अफजल खान ने कहते हैं लोग कि एक कूटनीति तैयार की, शिवाजी से प्रस्ताव रखा कि हम सामने दोस्त की तरह मिलेंगे और बिना हथियार के मिलेंगे। शिवाजी चलाते उन्होंने अपने खंजर अपने छुपा के रखा और गए मिलने। जैसे ही अफजल का गले मिलना चाहा, सोचा कि शिवाजी को मार दे, उतने को तुरंत ही शिवाजी ने चाकू निकाला और घुसा दिया। शिवाजी ने अफजल खां को मार दिया। अफजल खां को मार के वहां का युद्ध क्या एक प्रकार के द्वंद्व युद्ध कर लीजिए, या चोरी से कूटनीतिक तरीके से मारने की बात थी। तो शिवाजी ने अफजल खां को मार दिया, वहां ये जीत गए। ठीक, किसको? बीजापुर के सरदार ने भेजा था, बीजापुर के सरदार ने भेजा। किसको भेजा था? अफजल खां को भेजा था। अफजल खां को, अफजल खां को भेजा था मारने। किसको भेजा था? शिवाजी को। शिवाजी को। जीता कौन? शिवाजी जीत गए, ये हार गए थे, ये हारे थे। ठीक, यहां तक की कहानी समझ में आई? यहां तक की कहानी। तो मराठा सरदार थे चंद्रराव मौर्य। ठीक, चंद्रराव मौर्य जो थे ये जावली में इनका राज्य था। जावली क्या था? जावली। शिवाजी ने युद्ध किया, इनसे जीत लिया, जावली को जीत लिया। कौन जीता था? शिवाजी जीते थे। शिवाजी जीत लिए थे जावली। किससे? चंद्रराव मौर्य से। इसे जीत कर शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। किसे? रायगढ़ को। यह रायगढ़ जावली में ही पड़ता था, यह सब महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है यह। तो चंद्रराव मौर्य से युद्ध किया, युद्ध करके जावली राज्य को जीत लिया, जीत कर रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई। राजधानी, अपनी राजधानी का नाम रायगढ़ में, यह इनकी राजधानी हो गई रायगढ़। यह युद्ध हुआ था चंद्रराव मौर्य से। ठीक है, इसके बाद ही ये इस कहानी के बाद जब ये जीत लिए रायगढ़ में राजधानी, जब जीत लिए बना लिए, अब एक राजा की तरह भांति कार्य करना शुरू की। इसके बाद बीजापुर के सरदार ने वो बीजापुर की जो कहानी बताएं आपको, उसके बाद की कहानी है। फिर बीजापुर के सरदार ने अफजल खां को भेजा कि मिले यार, शिवाजी कौन है कि ये बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है आदमी। तो फिर शिवाजी से मिलने गया अफजल खां, मारने के चक्कर में फिर शिवाजी ने अफजल खां को ही मार दिया। यहां तक की कहानी हो गई। अब क्या हुआ? अब चिंता बढ़ी किसकी? अब चिंता बढ़ी औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब ने देखा कि यह मराठा सरदार कौन है जो बढ़ता ही चला आ रहा है।
क्योंकि उत्तर उत्तर से अगर दक्षिण जाना है तो बीच में होकर ही जाना था, और बीच में डिस्टर्ब कर रहा था कौन? शिवाजी। शिवाजी हमेशा ये जीत भी इसलिए रहे थे, उत्तर भारतीय नहीं जीत पाएंगे इधर महाराष्ट्र की तरफ के जो दक्कन का एरिया है, दक्कन के एरिया में उत्तर भारतीय के राजा कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि यह गौरिल्ला युद्ध जानते हैं। गौरिल्ला युद्ध होता है क्योंकि पहाड़ों में रहते थे, पेड़ पे चढ़ना, घाट से कूद जाना, पहाड़ों पर से आ जाना, पहाड़ों के पीछे छिप जाना। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जैसे उत्तर भारतीय जो क्षेत्र है, यहाँ का मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या जाने पहाड़ी क्षेत्रों से लड़ने का युद्ध का तरीका। यह कारण था कि शिवाजी का जो सेनापति थे वो मजबूत पड़ जाते थे उत्तर भारतीयों से। और अगर उत्तर भारत को दक्षिण भारत जाना है, केरल करना है, तो तमिलनाडु इधर जाना है, तो इन लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। दक्कन के राजाओं को दक्कन में जो मजबूत है उससे लेकर चलना पड़ेगा। अगर उससे नहीं लेके तो दक्षिण तब जा नहीं पाएंगे। और दक्षिण जाना जरूरी है क्योंकि मसाला मसाला मुख्य व्यापार है, मसाला चाहिए चाहिए। और ऊपर से उत्तर भारत की तरफ, उत्तर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इधर ठंडी भी पड़ती है, मसालेदार खाना भी चाहिए सबको। फिर मसाला बेचेंगे यूरोप की तरफ, वहां से सोना लाएंगे। समस्या ये थी दक्षिण जाना जरूर है। अभी बीच में शिवाजी को मिलना है। अब औरंगजेब की चिंता बढ़ी शिवाजी की तरफ से कि शिवाजी को कैसे रहे। तो औरंगजेब ने अपने अपने मामा जो शाइस्ता खां थे, सूबेदार भी थे, उनको भेजा शिवाजी से लड़ने के लिए। किससे? किसको भेजा औरंगजेब ने? शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां ये पूना के सूबेदार थे। कहा के? पूना के सूबेदार थे, शिवाजी से लड़ने के लिए। हालांकि शिवाजी प्रारंभ में तो हार रहे थे, मजबूत कम पड़े। यहां से शाइस्ता खान ने शिवाजी को हरा दिया था। हरा क्यों था कि वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगे। उसके बाद इसने क्या किया? पूना पर कब्जा कर लिया। कहा? पूना पे। शाइस्ता खां शिवाजी से लड़ा और इसने पूना पर कब्जा कर लिया। कहा? पूना पर। पूना पर कब्जा कर लिया। अब जैसे पूना पर कब्जा कर लिया, उस तरह तो पीछे हट गए शिवाजी। बाद में रात में फिर आ गए। रात में अचानक से युद्ध किए और युद्ध करके इनके हराम में यानी जो पूरा इनका हथियार था उसको पूरा नष्ट कर दिया। उसको पूरा नष्ट किया, डर के भाग गए। कौन भाग गए? शाइस्ता खां भाग गए। शाइस्ता खां भाग गए तो शिवाजी ने दोबारा पूना पर कब्जा कर लिया। और यहाँ जो किला था इस पर भी कब्जा कर लिया। कौन? शिवाजी ने कब्जा कर लिया। ये रही यहाँ तक की कहानी। अब इसे मिटाते हैं। समझ में आई कहानी? औरंगजेब थे, औरंगजेब ने शाइस्ता खां अपने मामा को भेजा शिवाजी से लड़ने के लिए। शुरुआत में शिवाजी हार रहे थे, फिर शाइस्ता खां ने पूना पर कब्जा किया। फिर रात में ये चले गए शिवाजी, इनके पूरे हथियार जहां रखते थे, हराम जिसे कहते हैं, उसको उसे पूरा नष्ट कर दिया। और फिर युद्ध में इनको ये कमजोर पड़ने लगे शाइस्ता खां, और शाइस्ता खां भाग गए। जब शाइस्ता खां भाग गए तो पूना पर कब्जा किसका हो गया? शिवाजी का हो गया। किसका? शिवाजी का। शिवाजी का कब्जा हो गया। अब शिवाजी का कब्जा हो गया। अब यह बात औरंगजेब को फिर नहीं हिम्मत अच्छी लगी। ये तो मजबूत राजा निकल चलता जा रहा है। मराठाओं के लिए भगवान के रूप में है शिवाजी। जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ सब इज्जत करते हैं हिंदू, जो उस समय के जैसे राजा विक्रमादित्य हो गए, अशोक मौर्य हो गए, ऐसी ही इज्जत मराठा साम्राज्य हमेशा जो मराठी वर्ग समुदाय है ये इनको भगवान की तरह मानते हैं। हालांकि सबको मानना चाहिए। बहुत ही अच्छे और कूटनीतिक और अच्छे राजा थे ये अपने समय के। इन्होंने बहुत कार्य किया है शिवाजी ने। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। औरंगजेब ने अब दक्षिण के राजा राजा जयसिंह को भेजा इनसे लड़ने के लिए। इसे मिटाते हैं फिर कहानी बताते हैं। शिवाजी हराए, ठीक, शिवाजी हरा दिए हैं। अब इन्होंने क्या किया? सूरत को जीत लिया। किसको? सूरत के जो बंदरगाह थे, सूरत का बंदरगाह, इस पर इन्होंने इसको जीत लिया। सूरत के बंदरगाह को जीत के अपने सैनिकों में कॉन्फिडेंस भर दिए। कहा देखो पीट दिए, फिर एक बार पीट दिए और मुगलों को। अब मुगलों को बार बार ये पीट रहे थे। इससे सैनिकों में आ गया कि एक खुद से कॉन्फिडेंस आया और उनको लगा कि यार ये तो सच में हम एक अपना साम्राज्य बना। अभी तक ये पूरी तरह से राजा नहीं बन पाए थे। इनको लगा यार सच में हम लोग तो पूरी एक कॉन्फिडेंस साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं अपना। अब पूरी इनकी जनता, पूरे इनके सैनिक, इनके समर्थक सब हर्ष उल्लास से बढ़ गए। और उसी बीच में सूरत से इनको लूटपाट के आए। और एक लेकिन फिर एक नई कहानी हो गई। नई कहानी क्या हो गई कि औरंगजेब ने राजा जयसिंह
अब राजा जयसिंह को उसने फिर से भेजा, किससे लड़ने के लिए? शिवाजी से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ युद्ध में बराबरी हो गई और एक संधि होगी, एक संधि हुई, उसी को बोलते हैं हम पुरंदर की संधि। क्या हुई यहाँ पे? यहाँ हुई पुरंदर। दोस्तों जब औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था तो वहां पे युद्ध में हार जीत नहीं हुआ, वहां संधि हो गई। क्या हुई? संधि हो गई। उसी संधि को हम बोलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि में यह संधि होना आवश्यक क्यों था? क्योंकि बिना औरंगजेब जो था दक्षिण तब तक नहीं जा पाता जब तक इनसे संधि न करता, शिवाजी से। क्योंकि उत्तर के भारत जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, बिहार और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यानी उत्तर भारत के जितने जो भी राजा होंगे जो दिल्ली में बैठकर शासन कर रहे हैं, यह मैदानी क्षेत्र के राजा हैं। यहाँ के सैनिक मैदानी भागों में लड़ाई किया है। अब यह दक्षिण में जाकर यानी महाराष्ट्र का जो वहां नहीं लड़ पाते थे। कारण है क्योंकि वहां पहाड़ होते हैं, अब पेड़ों पर तुरंत चढ़ लेना, पहाड़ों से कूद जाना, कुदार पर लड़। इनकी एक युद्ध नीति आती थी, गौरिल्ला युद्ध नीति। गौरिल्ला युद्ध नीति केवल इस पहाड़ी एरिया दक्कन के पठार में रहने वाले सैनिकों को ही पता थी। इसलिए औरंगजेब की मजबूरी हो गई कि इनसे संधि करे। और ये उतने बड़े राजा नहीं थे दिल्ली के जितने बड़े राजा औरंगजेब थे, इसलिए इनकी भी मजबूरी थी संधि करना। तो संधि हुई और संधि में दो बातें रखी गई, दो आवश्यक बातें रखी गई। और संधि में क्या हुई? पुरंदर की संधि में यह बताते हैं कि पहली संधि यह थी कि राजा जयसिंह जो मुगल की तरफ से लड़ रहे थे उनको यह संधि हुई कि संभाजी को यह 5,000 जागीरदारी देंगे। संभाजी जो थे ये शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी शिवाजी के पुत्र थे और संभाजी को राजा जयसिंह 5,000 जागीरदारी देंगे। और दूसरी क्या हुई संधि? पुरंदर की दूसरी शर्त क्या थी? अब भाई कोई फ्री में तो जागीरदारी या पैसा तो देगा नहीं, उससे भी कुछ चाहिए। तो सहायता की बात हुई, मुगल सेना को सैन्य सहायता देंगे। कौन? शिवाजी देंगे। पहली शर्त थी कि मुगल जागीरदार देंगे संभाजी को जो शिवाजी के पुत्र थे, 5,000 जागीरदारी देंगे। और दूसरी शर्त हुई कि इसी के बदले में शिवाजी जब भी दक्षिण के राजाओं से युद्ध होगा, केरल कर्नाटक इस साइड के, जब भी आंध्र प्रदेश इधर जब युद्ध होगा तो ऐसे जगह युद्ध करते समय शिवाजी उनको सैन्य सहायता देंगे। किसको? मुगलों को सैन्य सहायता देंगे। इस शर्त पे पुरंदर की संधि हुई थी। यहां तक की बात हो गई, वैसे मिटाते हैं और दूसरी बात देखते हैं। दोस्तों ये पुरंदर की संधि लेकिन ज्यादा दिन चल नहीं पाई। कारण यह था कि जयसिंह ने कहा कि औरंगजेब आपसे मिलना चाहते हैं। एक मीटिंग रखा गया आगरा में और शिवाजी महाराष्ट्र से चल के मुंबई से उस समय के आगरा मिलने आए। और जैसे ही मिलने आए ये कपटी औरंगजेब कपट से, धोखे से शिवाजी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। हालांकि शिवाजी अपने भाई के अपने पुत्र के साथ चालाकी से वहां से निकल गए और निकल के चले आए कहा? फिर से मुंबई, अपने रायगढ़ जिले पे, अपने जहां की राजधानी थी, शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। और यहाँ पे वाराणसी के गंगा भट्ट थे। कहा गए थे? वाराणसी गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण थे। गंगा भट्ट, इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया। शिवाजी का राज्याभिषेक, यह कहानी हुई 14 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक किया किसने? प्रमुख विद्वान वाराणसी के थे, गंगा भट्ट इनका नाम था। गंगा भट्ट, इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था 14 जून 1674 को। मृत्यु देख लेते हैं हम, इनकी मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 12 अप्रैल 1680 में। 12 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ा थोड़ा राजा इनके बारे में हो गया। इनका युद्ध पुरंदर की संधि, इन्होंने मराठा सरदार को हराया, वहां पे फिर अपना रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई। फिर उसके बाद अफजल खां को मारा। बहुत सारे हिंदू धर्म कार्य किए, हिंदुओं के लिए बहुत कार्य किए, एक नया साम्राज्य की स्थापना किया। इसलिए ये कुशल और चतुर और कूटनीतिक राजनीतिक माने जाते हैं। इनके बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा इनके प्रशासनिक बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे इनकी टैक्स व्यवस्था थी, कैसे इनकी सैनिक व्यवस्था थी, थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। और फिर इनके बाद इनके जो बेटे वगैरह थे उनको थोड़ा देख लेते हैं। शिवाजी को फिर समाप्त करेंगे हम। शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी थे, यह गद्दी पे बैठे। शिवाजी के बाद गद्दी पे कौन बैठा? संभाजी गद्दी पे बैठे। ठीक,
संभाजी गद्दी पर बैठे, और शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पर बैठते हैं, और संभाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार करा लिया। इन्हें क्या किया, औरंगजेब ने गिरफ्तार करा लिया था। गिरफ्तार किसने कराया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। तो इनके हटने के बाद फिर कौन गद्दी पर बैठ जाता है, फिर राजा राम बैठ जाते हैं। राजा राम, इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर राजा राम जो थे इनके दूसरे पुत्र ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक, इनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु होती है। इनके मृत्यु के बाद शिवाजी सेकंड गद्दी पर बैठते हैं। पहले कौन बैठा था शिवाजी के बाद, संभाजी। संभाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर राजाराम बैठते हैं, फिर राजाराम की मृत्यु होती है। फिर इसके बाद शिवाजी शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। इनका शासन, इनका समय दे गद्दी पर बैठते हैं। फिर शिवाजी, राजाराम के बाद शिवाजी गद्दी पर बैठते हैं। और शिवाजी क्या होता है, शिवाजी बहुत छोटे थे, तो इनके संरक्षक के रूप में इनकी माताजी पूरे राज्य का कार्यभार माताजी देख रहे थे। इनको गद्दी पर बैठा क्योंकि पुत्री बैठते, तो शिवाजी गद्दी पर बैठे। और इनके संरक्षक में इनकी माताजी थी ताराबाई, यह संरक्षक थी। शिवाजी गद्दी पर बैठते हैं। शिवाजी छोटे थे इसलिए इनके संरक्षक के रूप में इनकी माता ताराबाई उस राज्य को संभाल रही थी, और गद्दी पर ये बैठते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था, साहू और ताराबाई के बीच में। खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था, साहू और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू जी जीत जाते हैं और ताराबाई हार जाती हैं। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था, मोरोपंत पिंगले। बालाजी विश्वनाथ के बाद गद्दी बैठा है। और बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था, इनके जो महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया था। पेशवा पद को वंशानुगत पेशवा क्या होता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे ना पद होता है। तो छत्रपति का जो पद होता है वो सबसे बड़ा उच्च था। छत्रपति जो होता था वही प्रधान सेनापति होता था, वही न्यायाधीश होता था, जज होता था, वही मतलब सारे काम का सबसे अंतिम जो राजा होता था, सबसे प्रमुख पद। जैसे अपने भारत का सबसे प्रमुख पद कौन है, प्रधानमंत्री, लेकिन सबसे लास्ट का कार्यपालिका शक्ति कहाँ नहीं थे, हम अक्षर विपन्न पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति में। ऐसे छत्रपति सबसे मेन होता था, वही प्रधान होता था, वही सेनापति का प्रधान होता था, वही न्यायाधीश का प्रधान होता था। और छत्रपति के बाद पेशवा आता था, पेशवा यानी प्रधानमंत्री। तो पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री होता है। तो पहले तो वंशागत नहीं होता था, जो सबसे कुल में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता था उसे पेशवा का पद दिया था। बाद में जब बालाजी विश्वनाथ आ गए तो उन्होंने पेशवा का पद वंशानुगत कर दिया, यानी कि इनके बेटे, फिर बेटे के बेटे, बेटे बेटे, इस तरह से पेशवा का पद बनाया गया। यही सब इनका गिरना उड़ना शुरू हो गया। अब ये खत्म, समाप्ति की तरफ, मतलब मराठा साम्राज्य भी अब यही गलती कर दिया वंशानुगत करके। और कुछ ये जो आगे चल के आप देखेंगे तो संभ्रांतों में बांट दिया, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, इस तरह से सभाओं में बांट दिए, संघों में बांट दिए, कह सकते हैं संघ में बांट दिए। जैसे पहले एक ही था छत्रपति शिवाजी, एक ही मराठा साम्राज्य था, आगे चल के इन लोगों ने संघों में बांट दिए, अलग अलग, कोई होलकर हो गया, कोई गायकवाड़ हो गया, कोई सिंधिया हो गया, इस तरह से अलग अलग संघों में बांट दिया। और फिर इनमें ही फूट हो गए, फूट होकर आगे चल के मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया था। लेकिन अभी तो बहुत ही मजबूत है, अभी तो मजबूती से 17वीं शताब्दी में सबसे मजबूती से रहे हैं ये मराठा साम्राज्य के लोग, 17वीं शताब्दी में सबसे मजबूती से। तो यहां तक हम पढ़ चुके बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता कहानी। इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, रणबीर कपूर जी ने, शायद रणबीर सिंह ने बनाई है, रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण, आप देखेंगे दीप। तो बाजीराव की कहानी ये है कि इनका एक अफेयर था मस्तानी नाम की लड़की से, नृत्यांगना थी, उनसे इनका अफेयर था, और इन्हीं के बारे में इनकी कहानी है, और इनके बारे में कुछ मिलता नहीं इतिहास में। अब संजय लीला भंसाली ने फिल्म बना दिया है, जोड़ जाड़ के इधर उधर कहानी जोड़कर, जो भी जिसको समझना हो थोड़ा बहुत वो फिल्म देख सकता है, जो देखा होगा। बाकी उसके ऊपर फिल्म बनी है। और इनकी कहानी इतनी है कि मस्तानी नाम की नृत्यांगना से इनका संबंध अफेयर था, इसीलिए बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे बाजीराव प्रथम के बारे में। इनके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है, 1761 में। बालाजी की तरफ से सदाशिव राय
सदाशिव राव थे, वह युद्ध लड़ रहे थे बालाजी की तरफ से। और ये पानीपत का तृतीय युद्ध किसके हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली की तरफ से। मराठा और अफगान एक राजा था, अहमद शाह अब्दाली, बड़ा खतरनाक राजा था, उनके बीच युद्ध हुआ था। तो बालाजी की तरफ से, मराठों की तरफ से जो नेतृत्व कर था वो सदाशिव राव कर रहे थे, और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली कर रहे थे, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठों की हार होती है इसमें। इस पे एक फिल्म इस पर भी बनी है, बाजीराव मस्तानी तो बता ही दिए, इस पर भी एक फिल्म बनी है जो अर्जुन कपूर ने बनाया है, उसमें सदाशिव राव का रोल किए हुए अर्जुन कपूर ने, और अब्दाली का रोल शायद संजय दत्त ने किया है। तो देखना चाहे तो फिल्म देख सकते हैं, उसमें दिखाया गया है फिल्म में थोड़ा बहुत कहानी को जोड़कर। लेकिन ये युद्ध पानीपत का तृतीय 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। अब्दाली का अर्थ होता है दोस्तों, अब्दाली का अर्थ होता है युग का मोती, युग का मोती। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय 1761 में। तो उसमें जो अब्दाली शब्द है, इस अब्दाली का क्या मतलब है? इस अब्दाली का मतलब होता है युग का मोती, युग का मोती इस अब्दाली का मतलब होता है। अफगान भाषाओं में, या अफगानिस्तान के थे तो उन लोगों की अपनी लैंग्वेज है, उसका जो भी मतलब निकालते होंगे, जो किताबों में दिया गया है, अब्दाली का मतलब होता है युग का मोती। और मराठा की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिव राव कर रहे थे, सदाशिव राव, सदाशिव राव कर रहे थे मराठों की तरफ से नेतृत्व, और अफगानों की तरफ से अब्दाली कर रहे थे। यहां तक की कहानी होगी, सिमटाते हैं। मराठा प्रशासन देख लेते हैं। इसमें मराठा प्रशासन, मराठाओं ने जो छत्रपति के समय में, छत्रपति शिवाजी ने 8 मंत्रालय बनाया था। जैसे हम लोग कैबिनेट मंत्रालय बनाते हैं, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह से छत्रपति का जो प्रशासनिक संबंध था, यह किससे प्रभावित था? दक्षिण के राजाओं से, क्योंकि ये दक्षिण, महाराष्ट्र से दक्षिण का ही भाग शुरू हो जाता है, वो पश्चिमी एरिया है, तो क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी लोग की तरफ से, तो इनका थोड़ा सा प्रशासन जो था दक्षिण की तरफ के राजाओं से प्रभावित था, उसी तरह भी बनाए थे। तो इसमें 8 मंत्रालय थे, जिसको अष्ट प्रधान कहते थे। क्या कहते थे? अष्ट प्रधान बोलते थे, या अष्ट प्रधान ही मिलकर इनका प्रशासन चलाते थे। तो सारे 8 मंत्रालय को जानना हमें नहीं जरूरी, लिखा हो तो लिख सकते हैं, भेज देंगे आपको पीडीएफ में। लेकिन ये है कि 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट जो आता है एग्जाम में, वही लिखेंगे हम। इनको इतना जानते रहे कि इनके प्रशासनिक विभाग को जो बंटवारा हुआ था उसको हम अष्ट प्रधान कहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है वह देख लेते हैं। सबसे बड़ा पद होता है छत्रपति का, सबसे बड़ा पद होता है छत्रपति का, ठीक। फिर इससे नीचे होता है पेशवा का। छत्रपति जो है यही प्रधान होता है, यही न्यायाधीश भी होता है, अंतिम न्यायालय यही होता है, अंतिम न्यायाधीश यही होता है। सेनापतियों का अंतिम प्रधान यही होता है, सैन्य कूटनीतियों का भी अंतिम प्रधान, मतलब सबसे ऊपर का जो सबसे बड़ा राजा होता है, राजा जो होता है वो छत्रपति, उसे हम लोग छत्रपति, जैसे मुगल साम्राज्य में बादशाह कहते थे, हिंदू राजाओं में राजा कहते थे, और यहाँ पर मराठा साम्राज्य में छत्रपति कहते थे। उसके बाद ये प्रधानमंत्री का पद होता है पेशवा, ये प्रधानमंत्री होता था। क्या होता था? प्रधानमंत्री। मिला जुला के प्रधान सेनापति होता है, सेनापतियों का प्रधान कौन होता था? ये होता था, इसे प्रधानमंत्री भी बोलते थे। फिर इसके नीचे कौन होता? यह 2 भागों में पेशवा को बांटा गया था। एक राज्य स्तर पर पेशवा होते थे, जो निचले राज्यों को देखते, राज्यों में जैसे आप यूपी बिहार ऐसे बटा है, तो इनके समय में जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बैठे थे, उनमें भी तो हो गए। तो एक मेन होगा, जैसे अपने यहाँ राज्य में एक मुख्यमंत्री है, फिर एक प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, समझ लीजिए राष्ट्रपति हो गए, फिर प्रधानमंत्री हो गए, फिर प्रधानमंत्री तो है, लेकिन देश को हमारे कई राज्यों में बांटा गया है, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा, तो ऐसे तो एक प्रांतीय हो गए और एक केंद्रीय हो गए, एक केंद्रीय हो गए। एक प्रांतीय पेशवा होते थे, एक केंद्रीय पेशवा होते थे। ये हो गया इनके प्रशासनिक भाग। थोड़ा सा हम देखते हैं इनके कौन से किसे क्या कहते हैं, इनका टैक्स मामला कैसा था। गांव के मुखिया को पाटिल कहते थे, रेवेन्यू अधिकारी को देशमुख कहते थे। यह सब शिवाजी के समय के प्रशासनिक पार्ट नाम रखे गए हैं मराठा साम्राज्य के। गांव के मुखिया को पाटिल कहते थे, रेवेन्यू अधिकारी को देशमुख कहते थे। तो शिवाजी ने सारे देशमुखों पे एकदम कड़क प्रतिबंध लगाया था, और जिससे कि कहीं भ्रष्टाचार ना होने पाए, और कूटनीति अच्छी लगाई थी जिसकी वजह से रेवेन्यू आ सके, सारा रेवेन्यू आ सके, जिससे एक अच्छा साम्राज्य स्थापित हो सके। तो यह पार्ट, इस पे सबसे ज्यादा जो
ध्यान रहता था शिवाजी के समय में, सबसे ज्यादा ध्यान इस विभाग पर रहता था, देशमुख वाले विभाग पर रहता था, जिससे आय ज्यादा से ज्यादा आए और आय ज्यादा से ज्यादा आए और देश में अपने मतलब साम्राज्य में सके, अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से स्थापित कर सके और उसका संचालन कर सके, इसलिए इस विभाग पे शिवाजी का ज्यादा ध्यान रहता था। और दूसरा टैक्स विभाग पढ़ते हैं। टैक्स, टैक्स एक चौथ प्रकार का टैक्स था। चौथ, इसको चौथ इसलिए कहते थे, जैसे सैनिक जो थे हमारे इनके शिवाजी के, उनका ज्यादातर बाहर से आने वाली आमदनी जो होती थी, जो ये लोग लूटते थे, युद्ध में लड़ते थे, उस युद्ध में जो भी प्राप्त होता था उनको धन वस्तु, उससे वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो सैनिकों का जो संवहन हो रहा था वह बाहर के राज्यों से जीते हुए वस्तुओं और धनों से हो रहा था। तो उसका एक चौथाई भाग कौन लेता था? अब क्या करते थे, ये क्या करते थे, जो आसपास के मुगल क्षेत्र थे, जैसे शिवाजी के जो मुगल क्षेत्र थे आसपास, शिवाजी का तो अपना एक राज्य हो गया, ये सतारा वाला और कोंकण क्षेत्र ये सब लेकर रायगढ़, इन सब इनका जो अपना राज्य था ही, सतारा, कोंकण, रायगढ़ और आसपास के जो इनके अपने राज्य थे। उसके बगल में जैसे भारत हो गया, भारत के बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान युद्ध जो जीते, तो इसके बगल में जो इनका होता था, ये हम समझाने के लिए भारत पाकिस्तान बता रहे हैं ये उस समय नहीं था, उस समय तो इनका अपना ही महाराष्ट्र थे, बगल में जैसे आंध्र प्रदेश और ये सब थे, केरल उरल थे, इधर हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, उसमें छत्तीसगढ़ नहीं था, तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो उधर जो बगल के राज्य थे उससे जो रेवेन्यू ये टैक्स लेते थे, क्योंकि ये युद्ध जीते थे तो वहां से टैक्स लेते थे, ये कि तुम अपना देखो लेकिन हमको एक आमदनी पहुंचाओ। तो उसमें से एक चौथाई भाग लेते। कितना लेते थे? एक चौथाई भाग लेते थे। एक चौथाई, यानी बगल के राज्यों से एक चौथाई भाग यह लेते थे। छोटे छोटे जो मुगल राज्य थे जिसपे इनका अधीन था, और उसके बदले दे रहे थे सैनिक सहायता प्रदान करते हुए, पता है ना पुरंदर की संधि में सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। तो वहां से छोटे छोटे उन राज्यों से वह एक चौथाई रेवेन्यू लेते थे, टैक्स लेते थे, उसी को हम चौथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथ। एक चौथाई लेते थे इसलिए उसे चौथ कहते थे। यह लेते थे बगल के राज्यों से। उसका कारण यह था कि अपने सैनिकों में उसी से इनका संभान हो, उसी पे यह निर्भर थे, इनके जो सैनिक थे उसी पे निर्भर थे, उन्हीं से उनका वेतन भत्ता दिया जाता था। सैनिकों का वेतन भत्ता कहां से आता था? बगल के राज्यों से, जो चौथाई लेते थे उससे। और जो लूट पाट करते थे, युद्ध में जो जीतते थे, उस युद्ध में जीते हुए जो धन वस्तु होती थी उसी से सैनिकों का नगद वेतन भत्ता दिया जाता था। और कुछ इनके जो मंत्रालय थे कुछ अस्थायी थे, कुछ अस्थायी थे। तो मिला जुला के जो पढ़ाने लायक था सब बता दिया गया। शिवाजी का मराठा साम्राज्य आज समाप्त होता है, पूरा मराठा साम्राज्य समाप्त होता है, न कि सिर्फ शिवाजी के बाद जो उनके बेटे संभाजी के बाद बालाजी, विश्वनाथ, जितने बाजीराव सब थे सबको बता दिया गया है। आज मराठा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त होता है। मध्यकालीन इतिहास भी लगभग आज समाप्त हो गया है। छोटा मोटा मिसलेनियस बचा है, उसको हम एक क्लास और ले लेंगे और बता देंगे। तो दोस्तों आज मध्यकालीन इतिहास समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, एक आध मिसलेनियस और वीडियो ले लेंगे, कहेंगे आप लोग, अगर कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा आधुनिक इतिहास। वहां शुरू होगा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, और उसके पहले कैसे मतलब कुछ बचा ऐसे बहादुर जफर और इन सब के बारे में, कैसे ये लोग कहाँ गलती किए और कैसे आगमन हो गया, कैसे ईस्ट इंडिया स्थापित हो गई, सारी बातें होंगी। थोड़ा सा औरंगजेब के बाद जो राजा और हैं, क्योंकि वो राजा इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है मध्यकालीन इतिहास कि वहां से आधुनिक इतिहास चालू हो जाता है, तो वो आधुनिक इतिहास का पार्ट होता है, इसलिए उसे औरंगजेब के बाद के जो भी बादशाह, सुल्तान, बादशाह हैं उनको नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि अभी नादिर शाह लूटने आया वो सब है, लेकिन वो सब आधुनिक इतिहास में पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो जब आधुनिक इतिहास से शुरू करेंगे तो आधुनिक इतिहास में औरंगजेब के बाद से स्टार्ट करेंगे और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पे आगे, फिर धीरे धीरे गांधी युग के बाद 1947 तक ले जाएंगे। देश जब तक आजाद नहीं हुआ है वहां तक 1947 तक देश आजाद करा के फिर आधुनिक इतिहास को समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों आपका ऐसा ही चलते रहेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों समाप्त किया जाता है। आज के लिए हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।